साइकियाट्रिक डिसफंक्शन की। ठीक है, किसी को कोई डाउट भी हो तो हम कल भी चर्चा कर लेंगे, बट इसमें वो लेमैन टर्म नहीं आएगा आपका। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यचर्या के संदर्भ में अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो करिकुलम हम सब ने पढ़ा है, जो लोग बैचेस में रहे हैं उन्होंने भी पढ़ा है, आपने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, जो लोग इस बार ये टॉपिक्स नए वाले तो नहीं करा पाई हूं मैं यूट्यूब पे, देखिएगा। तो पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो करिकुलम एंड सिलेबस आर सिनोनिमस, सिनोनिमस नहीं हो सकते, इनमें अंतर होता है। सिलेबस जस्ट एक पार्ट है किसका? करिकुलम का। ठीक, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सिलेबस एंड करिकुलम आर नॉट सिनोनिमस एट ऑल। ठीक है ना, सिलेबस क्या है? पाठ्यक्रम कि ये पढ़ाया जाना है, ये आपकी बुक्स और सिलेबस जो भी आपका लिखा हुआ है। करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी आपके स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक। तो जो कुछ भी सिलेबस में है वो सब करिकुलम का हिस्सा है, लेकिन जो करिकुलम का हिस्सा है वो सिलेबस में भी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, करिकुलम इंक्लूड्स बोथ डिजायरेबल एंड प्लान्ड एक्सपीरियंसेस। हाँ, जो डिजायरेबल चेंजेस हैं चाहे लिखे ना हो, और प्लान्ड एक्सपीरियंसेस दोनों तरह के आ जाएंगे करिकुलम में। करिकुलम इंक्लूड्स अनडिजायरेबल एज वेल एज अनप्लान्ड एक्सपीरियंसेस बिसाइड्स अदर स्कूल एक्सपीरियंसेस। चलिए सोच लीजिए, करिकुलम डज नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा करिकुलर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बी या सी में से ही कुछ चूज करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम यहां देखेंगे तो करिकुलम इंक्लूड्स बोथ डिजायरेबल एंड प्लान्ड एक्सपीरियंसेस। पाठ्यचर्या में वांछनीय एवं योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित होते हैं। वहीं हम कह रहे हैं कि करिकुलम इंक्लूड्स अनडिजायरेबल एज वेल एज अनप्लान्ड एक्सपीरियंसेस बिसाइड्स अदर स्कूल एक्सपीरियंसेस। तो आप ये बताएंगे कि जवाब क्या सही होना चाहिए, बताइएगा। हाँ, लैंग्वेज टैकल धीरे धीरे हो जाएगी। बहुत बढ़िया नीलोफर, बहुत ही बढ़िया। साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अच्छा, और कोई डिमांड आपकी हो जीवन में तो बता दीजिए वो भी। मॉक टेस्ट जहां से मिल जाए कर लो यार, अब तो आप करियर विल से करो, जहां से मन करे करो। ठीक है ना। 62% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, बाकी सी ऑप्शन कह रहे हैं। देखिए अगर इसको हम समझें तो सी यहां ज्यादा बेहतर है। बी हमें शुरुआत में लग रहा था, मुझे भी पढ़ के, कि बोथ डिजायरेबल एंड प्लान्ड एक्सपीरियंसेस। देखो प्लान्ड भी है, डिजायरेबल भी है, लेकिन करिकुलम इंक्लूड्स अनडिजायरेबल एज वेल एज अनप्लान्ड एक्सपीरियंसेस बिसाइड्स स्कूल अदर स्कूल एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है जो हम चाहते हैं सिर्फ करिकुलम से वही डिलीवर होता है। हिडन करिकुलम भी एक चीज है, उसमें वांछनीय भी और इनडायरेक्टली भी आप कई बार ऐसी चीजें सीख सकता है व्यक्ति जो आपने डिजायर की भी ना हो, जिसके बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यहां, मुकेश गेट्स इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड फिडल्स इन हिज सीट ड्यूरिंग टीचिंग। तो मुकेश का ध्यान सरलता से भंग हो जाता है और वह शिक्षण के दौरान मटर गश्ती करने लगता है। ही कांट रीड फ्लुएंटली एंड ऑफन रिवर्सेस लेटर्स एंड वर्ड्स। ही फेसेस डिफिकल्टी कॉपीइंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एज वेल एज मुकेश इज लाइकली टू हैव व्हाट। भाषा विकार हो सकता है ना, या फिर डिस्लेक्सिक हैव डिस्प्रैक्सिया, या फिर हैव हियरिंग इंपेयरमेंट। ठीक, ईदर डिस्लेक्सिक और इसमें तक क्या होगा, भाषा विकार। तो भाषा विकार की भी अगर हम इसमें बात करें, टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें, तो लिखने में भी दिक्कत होती है, जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो डिस्लेक्सिया यहाँ ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। तुम्हें क्या लगता है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द आरटीई एक्ट 2009 फॉर क्लासेस 6th to 8th। तो 6th to 8th के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, आवर्स की बात नहीं हुई है, घंटों की बात नहीं हुई है। घंटे अगर पूछेगा तो हम कहेंगे 1000 घंटे। किसके लिए? 6th to 8th क्लास के लिए 1 घंटे में इंस्ट्रक्शनल टाइम होना चाहिए। 800 घंटे किसके लिए? पीआरटी के लिए, यानी 1st to 5 के लिए। ठीक, 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे। अगर प्राइमरी के लिए हम बात करें तो 1st to 5th के लिए 200 वर्किंग दिन 1st to 5th क्लास के लिए होंगे 200 वर्किंग डेज, लेकिन 220 होंगे किसके लिए? 6th to 8th के लिए। एलिमेंट्री लेवल पे 220 दिन और 200 दिन प्राइमरी लेवल पे। 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए स्कूल आपका प्राइमरी वाला, और एलिमेंट्री 6 to 8 वाला 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं टीचर स्टूडेंट रेशो की, तो 40 बच्चों से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, 40:1 होना चाहिए प्यूपिल टीचर रेशो। नॉर्मली प्राइमरी लेवल पे 30 बच्चों पे 1 टीचर। अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चे हो गए हैं आपके 150 से ऊपर, तो उस केस में 1 हेडमास्टर भी चाहिए, या मास्टरनी, वॉटेवर आप कहें। ठीक, फिर हम कहेंगे अगर प्राइमरी लेवल पे बच्चे तो 30:1, एलिमेंट्री लेवल पे 35:1। अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे तो आपका 10 और 15 का रेशो आ जाएगा। ठीक है जी, कि प्राइमरी लेवल पे 10 और
देखिएगा आगे बढ़ेंगे, खैर ये आता रहेगा। Who is not a cognitivist thinker out of the following, यानी निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानवादी विचारक नहीं है। कॉग्निटिविस्ट समझ रहे हैं, संज्ञान, जो ब्रेन को किस तरह से देखते हो, कंप्यूटर की तरह से देखते हो, जो थिंकिंग रीजनिंग जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उन पे फोकस करते हो। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि बेंड्यूरा बाद में क्या बन गए थे, कॉग्निटिविस्ट ही बन गए थे। पहले क्या थे, बिहेवियरिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव था उनका। बाद में जब उन्होंने बात की, सोशल कॉग्निटिव थियरी कहा जाता है, वो SLT जो सोशल लर्निंग थियरी थी बाद में हो गई थी सोशल कॉग्निटिव थियरी। तो बेंड्यूरा यहाँ कॉग्निटिविस्ट बन गए थे, क्योंकि जब वो सेल्फ एफिकेसी की बात कर रहे हैं, ठीक। डेविड ऑजुबेल भी यहाँ पे कह सकते हैं हम कॉग्निटिविस्ट हैं। AMRD इनकी अप्रोच है कि आपकी एक होती है क्या, ये आप कमेंट में बताएंगे, है ना, मीनिंगफुल लर्निंग की थियरी है इनकी। और अगर हम बात करें AMRD या कोई और बताया हुआ है आपको, मेरे को एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उनकी एक शॉर्ट फॉर्म बताई हुई थी। अगर हम बात करें ब्रूनर की, ऑफ कोर्स उनको भी हम काउंट कर जाएंगे, कॉग्निटिविस्ट हैं। लेकिन टॉलमैन क्या है, नियो बिहेवियरिस्ट है ना, नव व्यवहारवादी हैं, ठीक है। साइन लर्निंग की बात की है इन्होंने, नियो बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहता है, 20वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन के बारे में। अपसारी चिंतन क्या है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, ऐसा कौन कहता है, JP गिलफर्ड कहते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस को, जैसे आप एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं, आप कन्वर्जेंट थिंकिंग, सिकुड़ती हुई सोच, क्लोज एंडेड थॉट लगा रहे हैं। लेकिन जब आप फैलती हुई सोच, क्रिएटिविटी वाली सोच, जब आप अपने दिमाग से कुछ सोच करके कुछ नया, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ जाएगा। तो क्रिएटिविटी में या क्रिएटिव थिंकिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी ही होगी, लेकिन सारे डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव होंगे ये भी जरूरी नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ओपन एंडेड थॉट है ये, अपने आप में मुक्त विचार है। अगर मैं कहूं तो कौन सी बात सही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी, नोवेल्टी भी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एक आइडिया काम नहीं किया दूसरा। नोवेल्टी क्या है, कुछ नया, कुछ नवीन, कुछ अनूठा, कॉपीड नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं। करेक्टनेस ऑफ आइडियाज, ये गारंटी कहीं जीवन में, दुनिया में नहीं होती, एक्सपेरिमेंट्स में विफलता भी होती है। विचारों का सुधार, या मैं कहूं सटीकता, अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो सटीकता के जो आइडिया आ रहे हैं वो करेक्ट ही होंगे, इसकी गारंटी कहीं नहीं है, ठीक। फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, यानी नंबर ऑफ आइडियाज ज्यादा है। तो आपको पता है क्रिएटिविटी के 4 लक्षण हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ये मैंने कराया भी हुआ है, आपको BOD में भी दिया हुआ है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का क्या ताल्लुक है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों का, ठीक। तो हम ये FFOE से याद रखते हैं। FFOE क्या है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं एक बार। 4 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता के 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स, मैं लास्ट में आप लोग के क्वेश्चंस लूंगी। 4 एलिमेंट्स ऑफ, और एक बार कमेंट करके जब ये सेशन ओवर हो जाए बता दीजिएगा, इसको कंटिन्यू रखें क्लास को या फिर लिमिटेड क्लास लेकर के छुट्टी कर दें। वैसे तो आपका रिस्पांस जो है अच्छा है। 4 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो इसको हम FFOE गिलफर्ड ने आई थिंक इसको बताया था इन चारों को। फ्लुएंसी यानी नंबर ऑफ आइडियाज, एक प्रॉब्लम के 70 सॉल्यूशन दिमाग में आ रहे हैं एक साथ। फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक चीज काम नहीं कर रही, एक तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, 5वां करेगा, 100वां करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। ओरिजिनलिटी यानी नोवेल्टी भी कहते हैं, ओरिजिनलिटी का दूसरा नाम क्या है, नोवेल्टी, तो यानी मौलिकता, कुछ नया, कुछ नवीन, कुछ डिफरेंट। और इलेबोरेशन यानी आप इलेबोरेट कर पा रहे हैं, उसका यूज देख पा रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक। तो ये 4 लक्षण हैं क्रिएटिविटी के। क्रिएटिविटी को और किन चीजों से जोड़ सकते हैं, तो एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी जोड़ सकते हैं क्रिएटिविटी। इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो याद रखने चाहिए आपको। क्रिएटिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से जुड़ी हुई है ना, लीक से हट के सोचना या बॉक्स से बाहर निकल के सोचना, नॉर्म्स से बाहर निकल के सोचना। आउट ऑफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग आपकी होती है, इसी को कहते हैं लीक से हट के सोचना, डिफरेंट सोचना, लेटरल थिंकिंग। मैंने बैचेस में बहुत बार एग्जांपल दिया है आपको कि एक व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, लेकिन अगर वो सिर्फ बैठा रहेगा सुबह से शाम तक और कहेगा कि उसने अपने पास एक बोर्ड लगाया हुआ है कि आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी, प्लीज गिव मी मनी और वॉट एवर, तो कोई भी व्यक्ति उस तरह से उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। एक व्यक्ति आया, उसने लेटरल थिंकिंग लगाई, उसके बोर्ड को साफ किया और शाम को उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसको जो है वो एक हेल्प दे करके गए। वो क्यों हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति ने लेटरल थिंकिंग लगाई। वो बोर्ड पे लिख के गया कि टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी इट बट यू कैन। अब ये क्या हुआ, ये अपने आप में डिफरेंट है, उसी बात को कहने का तरीका बदल गया, कुछ क्रिएटिविटी लगा दी व्यक्ति ने। तो लेटरल थिंकिंग भी क्रिएटिविटी को क्या करती है, प्रमोट करती है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका फटाफट बताओ, डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इसी से संबंधित है।
अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना, ठीक। फिर आता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी ग्रुप में बच्चे बैठे ना, किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचने को कह रहे हैं कुछ। देखिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर इसको बिल्कुल इनिशियली देखें तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, समस्या के समाधान का तरीका है, लेकिन क्रिएटिव सॉल्यूशन का तरीका है। तो क्रिएटिविटी नाम की एक बुक आई थी एलेक्स एफ ऑसबर्न की, उसमें इन्होंने इसकी चर्चा की थी। एफ ऑसबर्न। और ये जो आपकी लेटरल थिंकिंग है, ये इसके चांसेस ज्यादा हैं अगर कुछ डिफरेंट पूछे तो। एडवर्ड डी बोनो, एडवर्ड डे बोनो, ये इन्होंने दी थी। एडवर्ड डी बोनो ने दी थी ना, एक बार इसको कंफर्म कर देना। बहुत ठीक है, क्लियर है? कोई और समस्या हो तो बता दीजिए। वाह वाह वाह, परमानंद जी अभी भी आशिकी सूझ रहे हैं, शायरी कर पा रहे हो, उसका मतलब जिंदा हो तुम। पेपर से पहले हंसी आ पा रही है, इसका मतलब जिंदा हो तुम, है ना? ठीक है, खैर कोई बात नहीं, पढ़ लो, है पढ़ लो। क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगर कुछ किसी भी सेशन में या कुछ भी इस तरह का है तो कल हम एक बार चर्चा कर लें। ठीक, कल मिलते हैं। यूनिट वाइज प्रैक्टिस हम एक बार परसों वाला पेपर हो जाने दीजिए, थोड़ा सा एक आइडिया भी लग जाएगा, और दूसरा इतने हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी थोड़े से कर लेंगे, समय का थोड़ा सा पंगा है। तो 12 वाला पेपर हो जाए, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि यूनिट वाइज एक एक सेशन रख लिया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, और थैंक यू सो मच, आप आए इतनी संख्या में। कल फिर मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे कल, आज थोड़ा सा लेट थे, है ना? टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। कमेंट्स में बताइएगा आपके क्या विचार हैं, कितना स्कोर बना आउट ऑफ 20, वो भी आप बता करके जाइएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। थैंक यू, बाय।